और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। आज के सेशन पे हम लोग चल रहे हैं बात करने पीजीटी केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब बेसिक टर्म को डिस्कस करते हुए हम लोग अब प्रोसीड कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट के बेसिक टर्म, जहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया था। उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फॉर्मेशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है जो सॉलिड है वो एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल फॉर्म में। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होता है इस पे हम लोग डिस्कशन आगे करते हैं। अब आप बात करेंगे तो हमने आपको बताया है कि जो क्रिस्टल है इसका फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, और ये कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं भाई, और आपके आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर आफ्टर दैट हमने आपको एक पॉइंट और बताया कि क्रिस्टल हैवीएस्ट यूनिट होती है, मतलब सबसे बड़ी यूनिट है क्रिस्टल। ठीक है ना। और क्रिस्टल से छोटा क्या होता है, लैटिस, और लैटिस से छोटा क्या होता है, यूनिट सेल। क्या होगा, यूनिट सेल होगा। अब बात करते हैं इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे लैटिसेस क्या होती हैं। लैटिस होता क्या है। लैटिस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जालक। ठीक है ना। जैसे गांव में घर बनता है तो जाल बनाया जाता है ना, सरिया और मोटार डाल करके बढ़िया सब बीम डालने के लिए। तो ये जालक कैसे बनता है तो आपको पता है। क्या बनाते हैं, पहले जालक बनाने के लिए पिलर्स बनाए जाते हैं, और पिलर को हम जब आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक कह सकते हो खाली स्पेस जनरेट हो जाता है। उसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लैटिस। क्या बोलते हैं, लैटिस। जैसे मान लो कोई स्पेस है, ठीक है ना, अंतरावकाश है। इस अंतरावकाश में अगर बिंदुओं को हम जोड़ते चले, ये बिंदु है, ठीक है ना, और इनको हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जो जोड़ रहे हैं तो ये खाली स्थान हमको 3D जनरेट होता दिखाई दे रहा है। इस 3D शेप को ही हम लोग बोलते हैं जालक। क्या बोलेंगे, जालक। अब इस जालक के अंतर्गत अगर मान लो हमने ब्रिक्स को बोले तो ईंटों को अगर भरना शुरू कर दिया, तो ईंट अगर भर दोगे तो आप इसी का नाम क्या दे देते हो भाई, दीवार। और इसी दीवार को हम लोग क्या नाम देंगे भैया, यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और यूनिट सेल को हिंदी में बोलते हैं इकाई सेल, या फिर इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका। दोनों नाम लिखा मिल सकता है, इकाई सेल और क्या, एकक कोष्ठिका। और देखो यूनिट सेल को इकाई सेल भी बोला जाता है, एकक कोष्ठिका भी बोला जाता है, जालक हो गया। और क्रिस्टल को हम लोग हिंदी में क्रिस्टल ही बोलेंगे। ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए। अब जालक के बारे में अगर हम बात करें, जालक को डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो जालक का निर्माण किससे हुआ है। देखो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, संगठक कण हैं, यहाँ पे इन्हीं संगठक कणों को हम बोलते हैं लैटिसेस पॉइंट या जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। जालक बिंदु कुछ नहीं होता, वो संगठक कण ही होते हैं, और ये क्या हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर आयंस। तो कहीं पे अगर मान लो लैटिसेस पॉइंट लिख के आता है या जालक बिंदु लिख करके आता है, तो उससे आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसका मतलब या तो एटम रहा होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो फिर क्या होगा, अणु रहा होगा, या आयंस रहा होगा। ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स को हम डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो जालक को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, जालक को ऐसे बता सकते हो कि जालक बिंदुओं को आपस में जोड़ने से जो त्रिविमीय क्षेत्र बन रहा है, ये त्रिविमीय क्षेत्र बन रहा है ना, स्पेस जनरेट होता है, 3D स्पेस। इसी 3D स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लैटिस। क्या बोलेंगे, लैटिस। तो कह सकते हो लैटिसेस होती क्या है, 3D स्पेस जनरेटेड आफ्टर एडिंग द लैटिसेस पॉइंट। लैटिसेस पॉइंट को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो क्या बनता है भाई, लैटिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। और ये लैटिसेस पॉइंट क्या है, या तो आयंस रहा होगा, या तो हमारा मॉलिक्यूल रहा होगा, और या तो फिर हम कह सकते हैं हमारे पास क्या रहा होगा भाई, एटम रहा होगा। मतलब इन्हीं तीनों चीजों को अगर हम आपस में 3D में जोड़ देंगे तो ये जो 3D इंटायर स्पेस जनरेट होता है, त्रिविमीय जो क्षेत्र बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लैटिस बोलते हैं। और ये बिंदु क्या कहलाते हैं, लैटिस बिंदु कहलाते हैं। और लैटिस बिंदु में हमारे पास आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स हो सकते हैं। आगे हम लोग बात को बढ़ाते हैं तो काफी सारी, अगर मान लो ऐसे छोटी छोटी लैटिसों को हम रिपीट करते चलें तो हमें एक स्ट्रक्चर बन जाएगा सॉलिड का। ठीक है ना। अगर ये जो लैटिसेस हैं, कई सारी लैटिसेस रिपीट होती चले तो एक ठोस बन जाएगा।
क्या बन जाएगा भाई, ठोस बन जाएगा। और इसी ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। इट मीन्स अगर क्रिस्टल को डिफाइन करना पड़ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म बाय द रिपीटेशन ऑफ, क्रिस्टल फॉर्म बाय द रिपीटेशन ऑफ लैटिसेस। मतलब कई सारी लैटिस को, लैटिस बोले तो जालकों की पुनरावृत्ति से क्या बनता है भाई, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है यूनिट कैसे बनता है। तो आप देखो ये लैटिस का फॉर्मेशन किससे हुआ है, जालक बिंदुओं से हुआ है। और ये अगर जालक बिंदु को अगर हम आपस में जोड़े तो जालक बना, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल तो कई सारी छोटी छोटी यूनिटें, जैसे देखो ये ब्रिक्स हैं तो कई सारी ब्रिक्स आपस में जुड़ रही, जो ईंटें होती हैं कई सारी ईंटें आपस में जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करती है भैया, इकाई सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। इकाई सेल का क्या करती है भैया, फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल। अब देखो हमने क्या बोला आपसे, लैटिस। तो लैटिस क्या होता है, कह सकते हो कि लैटिसेस पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 3D इंटायर स्पेस जनरेट होता है। इसी स्पेस को हम जालक बोलेंगे। और कई सारे लैटिसों के रिपीटेशन से क्या बनेगा भाई, क्रिस्टल बनेगा। और अगर हम यूनिट सेल को कह सकते हो डिफाइन करना शुरू करें तो कई सारी यूनिट सेलें रिपीट होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे भाई, लैटिसेस का फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन लैटिस को अगर हमें डिफाइन करना पड़ जाए तो क्या होगा, लैटिस कह सकते हैं। या फिर यूनिट सेल को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो यूनिट सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस। लैटिस की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सब सारी स्टडी किस पे करेंगे, पहले हम यूनिट सेल के बारे में सीखेंगे, फिर हम लैटिसेस के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। इसी लैटिसेस पॉइंट के बेस पे हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एक थ्योरी डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेवियस थ्योरी। तो ब्रेवियस थ्योरी हम लोग यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल या इकाई सेल होती क्या है और कितने टाइप्स की ये हो सकती है। आइए इस पे डिस्कस किया जाए। इकाई सेल के बारे में बात करते हैं। तो इकाई सेल क्या होती है, लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं या यूनिट सेल बोला जाता है। अब यूनिट सेल की सबसे पहले हम अगर बात करें तो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या इसके पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो शेप है यूनिट सेल का वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो इसके बेसिक दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है एज लेंथ, और यहाँ पे हम एज लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और किससे, सी से। और ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक और मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। क्या बोलेंगे भाई, इंटरफेशियल एंगल, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं अल्फा बीटा और गामा से। इट मीन्स जो यूनिट सेल है वो 3D स्ट्रक्चर है। अब इस 3D स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स 3D में होता है, उसमें एक्स एक्सिस भी दिखेगा, वाई एक्सिस भी दिखेगा और जेड एक्सिस भी दिखेगा। मतलब लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं जेड एक्सिस। तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा, और y और z के बीच में जो बनता है उसको कहते हैं बीटा, और x और z के बीच में जो बनता है उसको हम कहते हैं गामा। और ये अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं भाई, इंटरफेशियल एंगल होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतराअवकाशीय कोण। क्या बोलते हैं, अंतराअवकाशीय कोण, ठीक है। और साथ ही साथ एक्स एक्सिस, अब देखो लैटिस के एक्स एक्सिस के अलोंग जो लंबाई है इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो लंबाई है उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो लंबाई है उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ये भुजा की लंबाई को बताता है। अर्थात कोई भी आपके पास इकाई सेल होगी, इस इकाई सेल के आकार को हम डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर चेक करेंगे। एक तो हम एज लेंथ लेंगे, भुजा की लंबाई चेक करेंगे, और दूसरा इंटरफेशियल एंगल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातों को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जैसे ही अगर मान लो भुजा की लंबाई, अगर इनिशियल बात करें कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेकर के चलते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री लेकर के चलते हैं, तो ये किस टाइप का क्रिस्टल बनेगा। तो आपको पता है ये जो कंडीशन है ये किसकी है भैया, ये कंडीशन होती है क्यूब की। क्यूब के सभी कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं, और साथ ही साथ सभी भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए ये जो यूनिट सेल एकक सेल बनेगी,
एकक कोष्ठिका बनेगी। इस एकक कोष्ठिका का आकार कैसा होगा भैया, घनीय होगा या फिर कह सकते हो क्यूबिक होगा। इट मीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिट सेल की वो डिपेंड करती है किस पे, एज लेंथ पे और इंटरफेसियल एंगल पे। मतलब दोनों में से किसी एक में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो यूनिट सेल का जो आकार है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर यूनिट सेल का आकार बदलेगा तो उसी तरीके से आपके लैटिस का आकार बदल जाएगा, और जैसे ही लैटिस का आकार बदलेगा वैसे क्रिस्टल का शेप भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब जिस टाइप का आप ब्रिक्स यूज करोगे उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, जनरेट होगा। इट मींस उसी तरीके का क्रिस्टल आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझ सकते हैं, हमारे पास जो यूनिट सेल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक दो मेजर पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, एक्सिसों के बीच में कह सकते हो, अक्षों के बीच में जो बनने वाला कोण है उसको इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। और साथ ही साथ एक्स, वाई और जेड के लोग जो लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं, भुजा की लंबाई। और इनमें किसी एक में परिवर्तन करने से हमारे क्रिस्टल की संरचना क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। थोड़ी सी बातों को और आगे हम लोग लेकर के चलते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबिक यूनिट सेल के बाद अगर हम चर्चा करें तो क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल, अगर हम एजेस की बात करते हैं, एज की बात करते हैं तो टोटल एज बोले तो भुजाएं कितनी होती हैं भैया, टोटल भुजाएं होती हैं 12। कितनी भुजाएं हैं, 12। अगर हम बात करते हैं फलक कितने होते हैं, फलक को हम लोग बोलते हैं फेस, तो टोटल फेसेस कितने हैं, 6। अगर हम बात करते हैं केंद्र कितना होता है क्यूब में, केंद्र बोले तो सेंटर कितने हैं, तो सेंटर बोलेंगे तो हम लोग 1। ठीक है। आगे अगर हम लोगों को बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं तो फलक हो गया, भुजा हो गई और क्या हो गया, केंद्र। साथ ही साथ इसमें कोने भी होते हैं। तो टोटल कोनों की संख्या कितनी होती है भैया, 8। और कोनों को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉर्नर। तो अगर हम बात करें किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की, तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है 12 भुजाओं से, 6 फलकों से, 1 केंद्र से और 8 कोनों से। मतलब कोई भी क्यूब बनेगा उस सामान्यतः क्यूब में 8 कॉर्नर होंगे। जैसे जिस रूम में आप लोग बैठे हैं उस रूम को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर रूम को आप क्रिस्टल मान करके, क्यूब मान करके चलें तो टोटल कॉर्नर्स आपको 8 दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अगर हम फलक की बात करते हैं तो फलक आप ऐसे समझ सकते हो, फलक का मतलब होता है फेस। तो देखो कमरे में कितने फेस हैं, तो आपको दिख रहा होगा 4 दीवारें। तो 4 दीवार तो एक तरीके की फलक का काम करेंगी। एक छत होगी और एक क्या होगा, सरफेस होगा। टोटल 6 फलक हो गए। अगर हम कोनों की बात हो गई, फलक की बात हो गई, केंद्र की बात करें तो इस कह सकते हो रूम का जो होगा केवल और केवल एक ही केंद्र होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फलक हो गया, 12 भुजाएं भी होती हैं। 12 भुजाएं आप देख सकते हो। 12 भुजाएं कैसे होंगी, कोई भी क्यूब आप अगर कंसीडर करके चलोगे तो उस क्यूब में टोटल 12 भुजाएं होंगी। हमारे पास क्यूब तो नहीं है लेकिन चलिए हम कंसीडर करके आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक क्या है, क्यूबिकल शेप का स्ट्रक्चर क्रिस्टल है और इसमें हम टोटल एज को गिनना शुरू करते हैं। तो 1 आपको दिख रहा होगा, 2 दिख गया और 2 इस साइड, 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, एक 9, एक 10 और एक 11 और एक क्या हो गया, 12। तो कोई भी क्यूब होगा, क्यूब में कितनी भुजाएं होंगी भैया, 12 भुजाएं होंगी, 6 फलक होंगे, 8 कोने होंगे, साथ ही साथ एक इसका क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है ना। अर्थात कोई भी क्यूब शेप आपका जनरेट होगा तो उसमें कॉर्नर्स कितने हैं, 8, फलक कितने हैं, 6, केंद्र कितने हैं, 1 और कोने कितने हैं, 8। अब बात आती है कि अगर मान लो किसी यूनिट सेल को हम कहाँ पे रखते हैं, मान लो भुजा पे रखते हैं, किसी एटम को हम भुजा पे पुट करते हैं तो ये कितनी यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है ना, और इस यूनिट सेल के केंद्र पर हम कोई एटम का रखते हैं तो इस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस रूम के फॉर्मेशन में, तो आप कहोगे 100% होगा, क्योंकि ये जो ईट है वो केवल एटम जो है वो किसके इनसाइड में है भाई, इस रूम के इनसाइड में है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी और में नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसी एटम को हम कॉर्नर्स पे रखते तो कितने में कंट्रीब्यूट होता, तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट होता कितने में भैया, 4। तो आपको ऐसे बनते दिखाई दे रहा होगा,
इट मीन्स ये कॉर्नर पे अगर कोई एटम आप प्लेस्ड करते हो तो ये कितने को टच कर रहा है, 4 रूम को तो ऐसे एक प्लेन पे टच कर रहा है, और 4 रूम इसके ऊपर भी तो बन सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई एटम हम क्या करते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, तो ये टोटल 8 कह सकते हैं यूनिट सेल को टच करेगा। इस तरीके से अगर एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए कि एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में इसका योगदान कितना है, तो आप कहोगे योगदान 1/8 का है, क्योंकि एक ही एटम है, 8 इकाई सेलों का फॉर्मेशन करता है, यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, तो एक के फॉर्मेशन में एक का को बनाने में इसका कितना योगदान है, तो आप कहोगे 1/8 का क्या है, योगदान है। इट मीन्स अगर कोई एटम हम क्यूब के कॉर्नर्स पे प्लेस्ड करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये यार 1/8 यहाँ पे होगा, कॉर्नर से यहाँ पे अगर कोई एटम सेंटर पे है तो इसका 100% कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल के फॉर्मेशन पे। अगर कोई एटम फलक पे रखा गया, जैसे ये फेस है, और मान लो ये हमारा एटम है, तो ये कितने कह सकते हो यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर सकता है, 2। एक रूम तो इस साइड बन रहा है, एक रूम इसके जस्ट अपोजिट बन सकता है। इट मीन्स एक एटम जो होगा इस फेस पे रखा गया होगा, फलक पे रखा गया होगा, वो 2 एटम्स को टच कर, 2 यूनिट सेल को टच कर सकता है। इट मीन्स किसी एक के कंट्रीब्यूशन को अगर हम चेक करें तो एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होगा। इसी तरीके से अगर कोई एटम इसके कहाँ पे रखो, आप लोग भुजा पे रखोगे, तो ये भुजाएं कितने को टच कर रही होंगी भैया, 4 को टच कर रही होंगी, ठीक है ना, 4 को टच करेंगी, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा भाई, 1/4 का होगा। इट मीन्स कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल आप बनाएंगे तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में 8 भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, 6 फलक होते हैं, एक केंद्र होता है, और क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये बात रही हमारे पास यूनिट सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि इंपेरिकल फार्मूला किसी क्रिस्टल का कैसे कैलकुलेट किया जाए जब हमारे पास एटम्स दिए गए हों। चलिए, थैंक यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत लक्ष्य द गोल एकेडमी पे। देखिए, हम लोगों के पास जो प्रीवियस बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था TGT PGT साइंस का, वो लगभग समाप्ति की ओर हो चुका है। काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और लगातार पूछ रहे थे कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन करके एक डेट डिसाइड की है, 24 तारीख, ठीक है ना। तो 24 तारीख को TGT PGT का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है साइंस में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप जानकारियां प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।